Okay ji, Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is about our first lecture, and it is about integration. It is chapter number 5 of your book, right? And it is about integration, right? So what is integration and what is sigma notation? So sigma notation and finite sum. So what is sigma notation and what is finite sum, right? So sigma notation enables us to write a sum with many terms in compact form, right? So if we have summation k is equal to 1 to n ak, this is equal to a1 plus a2 plus a3 plus so on plus an, right? So this Greek letter sigma, right? ठीक है, this Greek letter is sigma and it stands for the summation, right? So लेट्स डिफाइन के समेशन जो है वो किस तरह से हम करेंगे. So if I say I have summation k is equal to 1 to n ak, so this says k is equal to 1 is k, index starts at 1, right? Index ends at n, right? And ak is the formula for kth term, right? So for example, if I have 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus 11 square, this is equal to summation k is equal to 1 to 11 k square, राइट? सो हमारा क्या है कि हमारी ये फंक्शन क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और समेशन क्या है 1 से 11 तक. तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या है कि जो भी के है उसका क्या है स्क्वायर, के का स्क्वायर. तो जब हम अगर हम यहाँ से इसको ओपन करें, ठीक है, हम इसमें समेशन के इज इक्वल टू 1 टू 11 के स्क्वायर को ओपन करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 1 पुट करेंगे, फिर +2 पुट करेंगे, फिर +3 पुट करेंगे. प्लस का साइन कहाँ से आएगा, इस समेशन के साइन की वजह से. ये हमें पता है कि ये सारा फंक्शन क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है. सो ये जो है इस सारे फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जब हम इस फंक्शन को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आती है, राइट? So this is our function. Then we have let's do some examples related to the summation, right? So if we have summation k is equal to 1 to 5 and our function is k, right? So this means we have to sum 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. When we sum all of these, our answer is 15, right? Similarly, if I have summation k is equal to 1 to 2 k over k plus 1, और हम इसको ओपन करेंगे 1 over 1 plus 1 plus 2 over
2 प्लस 1। ये मैंने कैसे लिखा, k की जगह क्या है 1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, फिर क्या है 2, 2 ओवर 1 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 2/3, तो हमारे पास आ गया 7/6, राइट। सो इस तरह से हम अपने इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आप करेंगे समेशन k इज इक्वल टू 4 to 5 k स्क्वायर ओवर k -1, और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। बाय द वे मैं आपको आंसर बता दूं, इट इज़ 139/12। ठीक है, सो अगर आप ये कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है कि आपको ये समझ आ गई है। So let's discuss about the definite integrals. जी, definite integrals या रीमान सम, डेफिनेट इंटीग्रल्स या रीमान सम क्या है हमारे पास। अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a to b f(x) dx, ठीक है। सो हमारे पास ये a क्या है, ये बेसिकली इसकी लोअर लिमिट है हमारे इंटीग्रल की, ये हमारी अपर लिमिट है, और ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल का साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रैंड है, और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। सो दिस इज आवर रिमान सम। तो इस सारे ये जो समेशन है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको रिमान सम कहते हैं, ठीक है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। So if I say I have a comma b, which is a definite integral over a b exists, right? तो उसके रूल्स क्या हैं, रूल्स satisfied by the definite integrals. First is the order of integration. So what is meant by the order of integration? ठीक है, if I say I have integration is from b to a f(x) dx, ठीक है, and I have to reverse the limits, right? यानी मैंने लोअर लिमिट को अपर और अपर को लिमिट को लोअर लिमिट बनाना है, तो उस केस में मेरे पास एक नेगेटिव का साइन आएगा और मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ जाएंगी a to b f(x) dx, राइट। सो ये हमारे पास हमारा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। सो हम जितनी दफ़ा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो चेंज करेंगे उतनी दफ़ा हमारे पास नेगेटिव साइन आएंगे। जैसे अभी इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम ए बी टू ए था, ए टू बी किया तो जो है एक नेगेटिव साइन आया। अगर दोबारा इसको बी टू ए करना है तो फिर एक मज़ीद नेगेटिव साइन आएगा, और वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी इसके बराबर दोबारा से आ जाएगा, राइट। सो जितनी दफ़ा हम रिवर्स करेंगे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन उतनी दफ़ा हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। देन वी हैव दी ज़ीरो विड्थ इंटरवल। If we have integration is from a to a f(x) dx, this means that our
width of the our width of the interval is 0। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस केस में मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो भी क्या है a, और मेरा एंडिंग पॉइंट भी क्या है a। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट भी a है और एंडिंग पॉइंट भी a है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो विड्थ है इंटरवल की वो क्या है 0 है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं 0 विड्थ। ठीक है, 0 विड्थ है तो उसकी समेशन कुछ भी सामने नहीं ना हुआ, जहाँ से चले थे वहीं पे हम खड़े हैं। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो कुछ भी सामने नहीं हुआ, तो इस तरह के इंटीग्रेशन के रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0। देन वी हैव द कांस्टेंट मल्टीपल। कांस्टेंट मल्टीपल बिल्कुल वही है जैसे हमने लिमिट्स वाले उसमें देखा था, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a टू b k f ऑफ x dx, दिस इज इक्वल टू k हम बाहर लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन को हम अंदर अप्लाई कर सकते हैं f ऑफ x dx, राइट। सो स्पेशल केस क्या है कि ये k क्या हो, एक -1 हो। ठीक है, तो उस माइनस के साइन को भी हम बाहर लिख सकते हैं अपनी इंटीग्रेशन से। ठीक है, और इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, राइट। सो लेट्स डू द सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस। So sum and difference says if we have integration is from a to b f of x plus minus g of x, so dx, so this is equal to integration is from a to b f of x dx plus minus integration is from a to b g of x dx, right। Then we have the additivity। सो एडिटिविटी की प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर वो हमारे पास इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम b टू c f ऑफ x dx, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इक्वल है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a टू c f ऑफ x dx, राइट। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर मैं कहूँ कि आप 0 से 5 तक इंटीग्रेट करें f ऑफ x को और 5 से 10 तक करें, तो ये इक्वल आएगा कि हम 0 से 10 तक इकट्ठा ही एक ही दफ़ा इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, सो ये एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है। देन वी हैव दी मैक्स मिन फंक्शन। मैक्स मिन इनइक्वालिटी। मैक्स मिन इनइक्वालिटी सेज कि अगर हम कहें मिनिमम ऑफ एफ ऑफ b माइनस ए हो अगर हमारे फंक्शन का, और हमें मैक्सिमम ऑफ फंक्शन का पता हो मैक्सिमम, ठीक है, तो हमारा जो मिनिमम है वो हमेशा क्या रहेगा, हमारी इंटीग्रेशन से छोटा रहेगा, और जो मैक्सिमम है वो हमेशा हमारी इंटीग्रेशन से बड़ा रहेगा। यानी क्या है कि जब हम अपने फंक्शन का मिनिमम निकालें और मैक्सिमम फाइंड करें, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है, जो हमारा मिनिमम है वो हमारे इंटीग्रेशन के रिजल्ट से हमेशा छोटा रहेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा इंटीग्रेशन के रिजल्ट से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी। ठीक है, देन वी हैव द डोमिनेशन। डोमिनेशन सेज जी, if we have f of x greater than equal to g of x on some interval a b, then उस केस में हमारी जो इंटीग्रेशन है f of x dx वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी g of x dx। ठीक है, यानी फंक्शन f ऑफ x अगर बड़ा है g ऑफ x से, तो f ऑफ x की इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी g ऑफ x की इंटीग्रेशन के रिजल्ट से ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा।
ठीक है। सो इसका स्पेशल केस क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या है, जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इफ एफ ऑफ एक्स is greater than equal to 0, this implies that integration is from a to b, f of x dx will surely be greater than 0 on some interval a b. Then we have the example 2. So example 2 says, यूजिंग द रूल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, रूल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज़ करने हैं और हमारे पास गिवन क्या है, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -2 and integration is from -1 to 1 h of x dx is equal to 7. सो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 4 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आपने बताना है, ठीक है। सो हमने 4 to 1 बताना है और इंटीग्रेशन 1 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमें पता है, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 1 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2, दिस इज इक्वल टू +2. Similarly, if we have थर्ड हम पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट इज बिलोंग्स टू एडिटिविटी. इफ वी हैव इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -1 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको -1 to 4 नहीं पता, आपको क्या पता है, आपको पता है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स पता है, प्लस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स पता है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 5 - 2, सो दिस इज इक्वल टू 3. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो लेट्स डिस्क्राइब दी एरिया अंडर द ग्राफ, कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, ठीक है, और हम जो है वो फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। So area under the graph is if we say if y is equal to f of x is non-negative and integrable 1 over AB, then area under the curve A, this is equal to integration is from A to B f of x dx, right. अगर हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव है और इंटीग्रेबल है ओवर ए बी, सो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, एरिया दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। सो अगर वो हमारे पास हमारा फंक्शन एक्स डी एक्स, राइट, सो ये आ जाएगा x²/2, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम ए टू बी, सो ये आ जाएगा b²/2 माइनस a²/2, राइट। सो ये हमारा एरिया अंडर दी कर्व आ जाएगा। इसी तरह जो है वो अगर हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सो एवरेज वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या होती है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ये होती है कि हमने अपने जो भी एवरेज की डेफिनेशन है समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यही होती है ना एवरेज। एवरेज हमने इन जनरल एवरेज फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो अगर हमने एवरेज फाइंड करनी है,
तो इस केस में हमारे पास एवरेज क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a to b f of x dx which this will give you the summation of all values, और डिवाइड किस पे करना है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। सो ऐसी जैसे हो, अगर हमारे पास हो 0 से लेके 100 तक, तो 0 से लेके 100 तक अगर हमने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, वो आ जाएगा 100 माइनस 0। ठीक है, तो टोटल कितनी आ जाएंगी, 100 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ का फॉर्मूला है, और ये सम है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, इट विल गिव यू द एवरेज। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हम फिर उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सो इफ आई say integration is from 1 to 2 f of x dx, this is equal to -4, 1 to 5 f of x dx is equal to 6, integration is from 1 to 5 g of x dx is equal to 8। सो उस केस में क्या है, अगर हमने फाइंड करना हो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 to 2 3 f of x dx, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे, 3 को बाहर ले जाएंगे। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 to 2 f of x dx, या आपको पता है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 to 2 f of dx क्या है, -4, 3 into -4 is -12, राइट। सो इस तरह के ये आपके क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस हैं, और ये आपने कुछ करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ नहीं 13 का पार्ट करते रहे हम। क्वेश्चन नंबर 13 से इज सेइंग यू कि अगर वो हमारे पास इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 3 f of z dz, this is equal to 3, integration is from 0 to 4 f of z dz is equal to 7, find integration is from 3 to 4 f of z dz। ठीक है, 3 to 4 आपने फाइंड करनी है, और आपके पास 0 to 3 to 4 आपने फाइंड करनी है, 0 to 3 और 0 to 4 आपके पास गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास फॉर्मूला क्या है, अगर हो आपके पास इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 3 f of x dx प्लस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 3 to 4 f of z है, f of z dz, this is equal to integration is from 0 to 4 f of z dz। तो ये आपको इम्प्लाई कर देगा कि हमें ये फाइंड करना है, और ये हमें गिवन है। सो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 3 to 4 f of z dz, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 4 f of z dz माइनस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 3 f of z dz, राइट। तो हम वैल्यूज़ पुट करें अगर इसमें, सो वैल्यूज़ हमें गिवन है, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 3 to 4 क्या आ जाएगा, 7 minus 3 which is 4, so this is your answer, right। सिमिलरली हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इवेलुएशंस में से करते हैं, जिसमें हमें इवेलुएट करना है अपने इंटीग्रल को मुख्तलिफ जगहों पे।
क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 3b एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। सो हम इसको इवेलुएट करें तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट क्या करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन फंक्शन क्या है एक्स, ठीक है, और x का डेरिवेटिव क्या है dx साथ में मौजूद है। जो भी फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो भी फंक्शन है, फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में हम क्या कर देंगे, जो पावर है उसमें एक पावर ऐड, उसी पावर से डिवाइड, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट्स क्या हैं 0 to 3b। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3 को बाहर ले लें, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/3, तो 27b क्यूब माइनस 0 27b क्यूब और यह रह जाएगा 9b क्यूब, ठीक है। सो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 to 0 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 dx, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 to 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन जो है वो 1 to 0 है, यानी अपर लिमिट जो है वो छोटी है और लोअर लिमिट जो है वो बड़ी है। तो ये यूजुअली थोड़ा अजीब सा लगता है कि अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम पहले इसका रिवर्स कर लेते हैं, -1 हम कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 dx, राइट। हमने -1 इधर लिख लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1 x dx प्लस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1 5 dx। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 3 बाहर चला जाएगा, 3x का स्क्वायर है यानी x है, तो x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो x क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x और लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 से 1 तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस सारे फंक्शन में अपर लिमिट्स पुट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हमने इस सारे फंक्शन में लोअर लिमिट पुट कर ली। +1/2 -5 और माइनस ये सारा क्या आ जाएगा 0। सो -1 3 यानी इसका हम एलसीएम ले जाएंगे तो 2 + 1 -10, ठीक है। -0 तो ख़त्म ही हो जाएगा। सो हमारे पास आ गया -1 और ये आ जाएगा 7 -7/2 और आंसर क्या आ जाएगा +7/2, ठीक है। ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम एवरेज वैल्यू देखते हैं। f of x, this is equal to x square -1 on
0, अंडर रूट ऑफ 3, राइट। सो हमारे पास एवरेज क्या है, एवरेज वैल्यू इज, एवरेज का फॉर्मूला था 1/b-a, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a to b f of x dx. So this is equal to 1/√3 minus 0, integration is from 0 to √3 x square minus 1 dx. ठीक है, सो ये आ जाएगा 1/√3 और ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x³/3 माइनस x, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to √3, राइट। सो 1/√3, ठीक है, और अपर लिमिट क्या आ जाएगी, x³ का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस क्यूब रूट और माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट की वजह से तो 0 आ जाएगा ये वाला फंक्शन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 यानी 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1/√3 इंटू 1 माइनस √3, राइट। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं जी। 1/√3 माइनस 3, 1/√3 माइनस 3, ठीक है। नहीं, मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। सो हमें इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है जी। क्या मिस्टेक की है हमने, सॉरी फॉर डैट। ये क्यूब रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है और इसकी पावर 3 है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर डैट। सो यहाँ पे क्या है, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है और इसकी पावर 3 है और नीचे भी हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 1/√3 इंटू क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/√3 इंटू √3। सो दिस इज कैंसल्ड और यहाँ से एक ये पावर ख़त्म हो जाएगी, तो ये रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1।